तो असगुन नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं उससे पहले कल की एक अजीबोगरीब घटना बताता हूं। आमतौर पे हम चाहे जितना टेक्निकल चीज़ों को कर लें, चाहे जितने प्रोसेस कर लें, कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। और कल सेम ऐसा ही हुआ। आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सेम तरीके से मैंने कल आपको सुनाई, उस कहानी को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद जब उस कहानी को लाइव कर रहा था, इसी दौरान मैंने देखा कि भाई आवाज़ तो है ही नहीं। अब आवाज़ नहीं तो इसका क्या मतलब। तो चीज़ें थोड़ा सा एडवांस करने के चक्कर में और आपको अच्छी क्वालिटी देने के चक्कर में एक छोटा सा माइक, इतना सा, उसको मैंने ख़रीदा कि ज़्यादा दिखे भी ना कि कौन सा माइक लगा है, कहाँ माइक लगा, चूँकि वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, आँखों को कैच करती हैं। एक अच्छा माइक जो आसपास की आवाज़ को कैंसिल कर सके। इन तमाम चक्करों में एक माइक को लिया और यही है कहानी की माइक लगाने के बाद जब वीडियो ऑन किया गया, वीडियो रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद पता चला कि माइक ने अपना काम किया ही नहीं। वायर वाला माइक होता तो ऐसी गलती ना होती, लेकिन वायरलेस माइक में ये गलती हो गई। और उसके बाद पूरी वीडियो बनाने के बाद जब अपलोड करने का टाइम आया तो पता चला कि वीडियो में आवाज़ ही नहीं है। तो बिना आवाज़ के वीडियो डालने का मतलब ही क्या बना। एक तरह अगर वीडियो ना होता, केवल आवाज़ होती, फिर भी चीज़ें एडजस्ट करने वाली होती, लेकिन अगर वीडियो ही नहीं तो फिर कहानी में सुनने को बचा क्या। इस वजह से फिर मैं आपको कहानी नहीं सुना पाया। खैर, अब उसी कहानी को सेम दोबारा कोशिश करूंगा कि उसी रिदम के साथ आपको सुना सकूं, चूँकि ये कहानी अगर आदमी सुना दे तो दोबारा वो स्टोरी बन नहीं पाती। खैर, कोशिश पूरी है कि आपको वही वाला फील है जो कल देने की कोशिश कर रहा था। खैर, अब कहानी का रुख करते हैं। आमतौर पे आपने पूरी कहानी सुन ली होगी, कई बार आपने अलग अलग जगहों पे कई अलग अलग कहानियाँ सुनी, अलग अलग चैनलों पे। कहानी सुनने के बाद आपके जहन में एक दो सवाल आते हैं। पहला, अगर कोई कातिल है तो उसने कत्ल क्यों किया? अगर कोई चोर है तो उसने चोरी क्यों की? अगर वो चोरी ना करता तो वो एक इज्जतदार ज़िंदगी जी सकता था। कत्ल ना करता तो वो ठीक ठाक तरीके से जी सकता था। जो कातिल है वो क्रूर है, जिसका कत्ल हुआ वो इनोसेंट। ये तमाम ख्याल हमारे दिमाग में है कि जो मर गया वही बेचारा था। लेकिन आज आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन का नायाब नमूना भी देखेंगे, पुलिस जाँच पड़ताल कैसे करती वो भी देखेंगे, साथ ही एक आदमी किस हद तक गिर सकता है ये भी आप देखेंगे। तो अब आपके सामने पेश है पूरी कहानी। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मशहूर जिला लगता है नोएडा, एक शहर है। और इसी शहर नोएडा में अलग अलग सेक्टर है और वहाँ पे जो पुलिसिंग व्यवस्था है, जो थाने, वो भी सेक्टर के हिसाब से, जैसे सेक्टर 40 थाना, सेक्टर 35 थाना, वैसे एक सेक्टर 39 थाना है। और इसी थाना क्षेत्र में 6 नवंबर को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। अब ये फ़ोन सुबह लगभग 6 या 7 बजे आता है। सुबह सुबह ऐसा फ़ोन, पुलिस वाले आनन फानन में उस जगह पे पहुंचते हैं। जिस जगह पे पहुंचते हैं वो सेक्टर 108 था और इसी सेक्टर 108 के पास एक नाला था और इसी नाले में कुछ 100 के अवशेष मिले थे। जैसे पुलिस वाले उस चीज़ को देखते हैं, फ़ौरन आसपास के लोगों की मदद से उस अवशेष को बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो पता चलता है कि एक हाथ है और हाथ देखने से लग रहा था कि किसी महिला का हाथ है। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखी तब दिमाग में एक सवाल आया कि बाकी बॉडी पार्ट कहाँ हैं। उन्होंने फिर एक्सपर्ट बुलाए, उस नाले की अच्छे से तलाशी ली गई। जब तलाशी ली गई तो एक हाथ और मिला और साथ ही 2 पैर और मिले। बाकी सर, धड़ और बाकी हिस्सा गायब। पुलिस वाले तलाश करते रहे, तफ्तीश करते रहे, लेकिन उस लाश का बाकी हिस्सा मिला नहीं। धीरे धीरे पूरा दिन गुजर गया, रात हो गई। अंत में जो गोताखोर थे उन्होंने भी हार मान ली और कहा कि यहाँ पे बाकी हिस्सा नहीं है। लिहाजा पुलिस वाले उस हाथ के टुकड़े को, उस पैर के टुकड़े को अपने साथ लेके जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 2 सवाल। पहला, चूंकि अब टुकड़ों में कटी लाश मिली है तो जाहिर सी बात है ये कत्ल ही है, इसमें कोई इधर उधर की बात ही नहीं है। और दूसरा, कातिल कौन है ये बात आप हटा दीजिए, मरने वाला कौन है यही नहीं पता। अब यानी पुलिस वालों को दोहरी जांच पड़ताल करनी थी। पुलिस वालों ने आसपास के इलाकों में पता करना शुरू किया, साथ ही अगल बगल के जितने थाने थे उनको खंगालना शुरू किया कि अगर कोई मिसिंग होगा, कोई कंप्लेन होगी तो केस रजिस्टर्ड होगा। पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन ना ही कहीं कोई जानकारी, ना ही कहीं कुछ पता चला। एक दिन और गुजर गया, ना ही बॉडी के बाकी हिस्से मिले। और सबसे अजीब बात यह है कि किसी भी थाने में कोई भी मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं थी। अब कोई कंप्लेन नहीं, बाकी का कोई पार्ट नहीं, मरने वाले का चेहरा नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं।
और बिना किसी जानकारी के पुलिस वालों को ये केस सुलझाना है। लिहाजा पुलिस वालों ने सोचा कि चलो कुछ है नहीं, इसी हाथ पांव के टुकड़ों से ही कुछ सवाल पूछे। और अक्सर ऐसा होता है कि लाशें बोलती हैं, बस कोई पूछने वाला हो। पुलिस वालों ने जब बारीकी से एग्जामिन किया तब उन्होंने देखा कि हाथ में नेल पेंट लगा है और साथ ही पैर में बिछिया पहनी है उस महिला ने। अब यहाँ से पुलिस वालों ने दो चीज़ें साफ कर ली। पहला, पैर में बिछी है तो जाहिर सी बात है जो मरने वाली महिला है वो शादीशुदा है। दूसरा, किसी हिंदू परिवार से बिलोंग करती है। और तीसरा, अभी उम्र ज़्यादा नहीं है। बस यही तीन जानकारी और इसी के हिसाब से अब केस को सुलझाना है। पुलिस वालों ने कहा कि चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछा ही था, साथ ही आसपास के थानों में कंप्लेंट चेक करवाई थी। यहाँ कुछ खास मिला नहीं। लिहाजा पुलिस वालों ने फिर कहा कि काम करते हैं, आसपास के कैमरों को खंगालते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने आसपास के कैमरों को खंगालना शुरू किया, कभी कहीं और कभी कहीं और, चूँकि उस नाले के पास कोई कैमरा था नहीं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा, लेकिन इसी दौरान कैमरे जब खंगाल रहे थे पुलिस वाले, एक तरफ तो कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को थोड़ा सा डाउट पैदा कर रही थी। दरअसल एक बस थी और बस रास्ते से जा रही थी। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि बस के अंदर भी लाइट बंद थी और बस के बाहर भी लाइट बंद थी। लेकिन अगर गलती से बस कभी ब्रेक लगा दे, यानी अगर ड्राइवर कोई ब्रेकर आ जाए, कुछ आ जाए, ब्रेक लगा रहा हो, तो पीछे की लाइट जल रही। अब ये चीज़ पुलिस वालों को बड़ा अजीब लग रहा कि भाई आदमी बस चलाएगा रात के अंधेरे में तो क्या एक भी लाइट उसकी नहीं सही होगी? और अगर नहीं सही है तो इतनी कौन सी मजबूरी है कि ऐसे बस को चलाया जा रहा? अब यहाँ से पुलिस वालों के जहन में एक सवाल आया कि अगर इस केस से भी इसका कोई लगाव नहीं या फिर जुड़ाव नहीं, फिर भी कम से कम चल के ऐसे बस वालों को हम रोक दें कि भाई रात में बस में 20-25 लोग बैठते हैं, उनकी ज़िंदगी को रिस्क पे डाल के क्यों लेके जा रहे हो? लिहाजा पुलिस वालों ने उस बस के नंबर को, चूँकि ब्रेक जब लगा था तो कैमरे में बस का नंबर कैद हो गया था, उसके बस के नंबर के बाद पुलिस वालों ने बस के बारे में पता करना शुरू किया। जब पता करना शुरू किया तो पता चला कि बस एक धार्मिक संस्था की है। अब पुलिस वाले वहाँ गए धार्मिक संस्था पे, उनसे पूछा कि ये बस आपकी है? धार्मिक संस्था ने कहा कि हाँ साहब, बस हमारी है। पुलिस वालों ने पूछा कि उस रात कौन उसमें बैठा था? और ऐसी बात है। अब धार्मिक संस्था वालों ने कहा कि अरे साहब, उस दिन तो बस हमारे संस्था में थी ही नहीं, और उसके 1-2 दिन पहले एक मोनू सोलंकी है वो बस लेके जा चुका था। अब पुलिस वालों ने कहा कि मोनू सोलंकी कौन है और कहाँ मिलेगा? तब वहाँ के लोगों ने बताया कि मोनू सोलंकी एक जगह लगती है, एक गाँव है बरोला गाँव, वहाँ का रहने वाला, और आपको अपने घर पर ही मिलेगा, और बस अक्सर लेके अपने घर पर ही रहता है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद अपने दल बल के साथ मोनू सोलंकी के घर पे जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि उस घर पे 5 या 6 छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ ही और भी परिवार के सदस्य हैं, लेकिन मोनू सोलंकी गायब। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो फिर उन्होंने पूछा बच्चों से कि बेटा पापा कहाँ हैं? बच्चों ने बताया कि पापा तो कहीं गायब हैं और कल से घर आए नहीं हैं। तब बच्चों से पुलिस वाले ने पूछा कि बेटा मम्मी कहाँ है? तब आमतौर पे पुलिस वाले ये कहते हैं, या फिर कोई भी हो, कि भाई पापा नहीं तो मम्मी कोई बुला दो, उनसे बातचीत कर लें। अब ये सवाल जब पुलिस वाले बोलते हैं और बच्चे ये सवाल जब सुनते हैं, तब बच्चों ने बताया कि मम्मी तो 5 या 6 तारीख से आई ही नहीं है, कहीं चली गई हैं। अब पुलिस वालों का माथा खटका, लेकिन अब करें क्या? कैसे पता करें? पिता गायब है, माँ भी गायब है, तो क्या वहीं से कोई संबंध है या फिर कुछ और, या फिर अनजाने में हम हाथ पाँव कहाँ कहाँ मारे? लिहाजा पुलिस वालों ने फिर उस बिछिए की तस्वीर और उन हाथों की तस्वीर, चूँकि बच्चे थे, ज़्यादा सेंसिटिव इमेज भी नहीं दिखा सकते थे, तो पंजे की तस्वीर और पैर के पंजे की तस्वीर बच्चों को दिखाती है पुलिस। और दिखाने के बाद पूछती है कि क्या बेटा ये बिछिया और ये पाँव आपकी मम्मी का है? जैसे ही ये चीज़ पुलिस वाले दिखाते, फ़ौरन बच्चे कहते कि अरे हाँ, ये तो मम्मी है। अब पुलिस वाले पूछते हैं बेटा मम्मी का क्या नाम है? बच्चे बताते हैं कि प्रीति। अब पुलिस वालों को लगा कि हो न हो ये लाश उसी महिला की है। उसके बाद मोनू सोलंकी के बारे में पता करना शुरू किया। अंत में मोनू सोलंकी के बारे में जब पता चला, उसकी लोकेशन निकाली और पुलिस की टीम जब मोनू सोलंकी को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके अपने साथ थाने लाती है, उसके बाद पूछताछ शुरू करती, तो शुरुआत में मोनू सोलंकी कोई बात नहीं बताता, कुछ भी नहीं।
लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू ही करते हैं, तब मोनू सोलंकी ने वो कहानी बताई कि इस कहानी को सुनने के बाद आज आपका कलेजा फट जाएगा कि आखिर एक आदमी इतना कैसे गिर सकता है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती 5 से 6 साल पहले। 5 से 6 साल पहले की बात, और कायदे से देखा जाए तो और भी पहले की बात है। मोनू सोलंकी ने शादी की, शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद मोनू सोलंकी की कुछ आदतें गड़बड़ थी, लेकिन धीरे धीरे पत्नी ने एडजस्ट किया, आधा औलाद भी हुई। कहते हैं कि 2 बेटियां हो गई। उसके बाद मोनू सोलंकी से अनबन, क्योंकि मोनू सोलंकी कभी ड्रिंक करता, कभी मारता पीटता। इसी वजह से पहली पत्नी मोनू सोलंकी को छोड़ के चली गई। लेकिन मोनू सोलंकी जिद पे कि भाई बच्चे मेरे पास रहेंगे। पत्नी ने भी कहा कि भाई मेरा खुद का गुजारा नहीं होगा, मैं बच्चों को कहाँ पालूंगी पोसूंगी, बाप के पास रहें। ठीक है, बच्चे बाप के पास रह गए। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा। इसी दौरान मोनू सोलंकी की एक और शादी हुई, उससे भी बच्चे हुए, लेकिन उससे भी ज़्यादा बात बनी नहीं, वो भी छोड़ के चली गई। इसके बाद अभी चंद दिन पहले की बात है, मोनू की माँ एक जींस फैक्ट्री में काम करने जाती थी और यहीं पे एक लड़की आती है। लड़की अक्सर मोनू की माँ से नमस्ते, दुआ, सलाम ये तमाम चीज़ें करने लगी। कहीं न कहीं दोनों दोस्त बन गए। हालांकि उम्र का अंतर था, मोनू की माँ काफ़ी उम्र दराज थी और ये लड़की बमुश्किल 30 साल, लेकिन दोनों में व्यवहार, संस्कार, ये तमाम चीज़ें इस कदर थी और एक ही जगह जींस की फैक्ट्री में काम करना था। तो धीरे धीरे फिर दोनों क्लोज आ गए। क्लोज आने के साथ साथ फिर अक्सर घर पे आना जाना हुआ, और घर पे आने जाने के दौरान फिर मोनू सोलंकी और इस लड़की जिसका नाम प्रीति था, दोनों में अटैचमेंट हो जाता है। बच्चों को भी प्रीति काफ़ी पसंद करती थी, काफ़ी दुलारती थी। ये चीज़ें मोनू की माँ को भी काफ़ी पसंद आती थी कि भाई आज के टाइम में कौन किस बच्चे को अपनाता है, लेकिन ये अपना रही है। मोनू को भी वो पसंद थी, प्रीति भी मोनू को पसंद कर लेती है, और देखते देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में सीरियस हो जाते हैं और फिर शादी करने का फैसला करते हैं। शादी करने का फैसला करते हैं, उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद प्रीति ऑफिशियल तौर पे मोनू के घर पे रहने लगी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा। जब वक्त आगे बढ़ा तो फिर प्रीति और मोनू ने भी अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाने का सोचा, बेबी वगैरह प्लान किया। लेकिन अब धीरे धीरे जो प्रीति थी उसका रवैया बदलने लगा। प्रीति आए दिन कहती कि भाई बच्चे हैं 3-3, 4-4, 5-5, इनका खर्चा कैसे चलेगा, मैं अकेले सबको बना के बैठा के कैसे खिलाऊंगी, ये है वो है, ये भी जाए कोई काम करें। ये तमाम चीज़ें जब प्रीति बोलती तो मोनू को लगता कि भाई ऐसी बोल रही है, थोड़ा सा चिड़चिड़ी हुई होगी, कोई और बात होगी। ये चीज़ें लगातार चलती रहीं। लेकिन धीरे धीरे जब प्रीति को लगने लगा कि मोनू उसकी बात सुनता है, तब प्रीति ने असल में अपना मुंह खोला। और मुंह खोलने के बाद प्रीति ने कहा कि देखो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मोनू ने पूछा कौन सा? तब प्रीति ने कहा कि देखो तुम्हारी 2 बेटियां हैं और दोनों की उम्र 15-16 साल के आसपास है, और 15-16 साल की लड़की अगर प्रोस्टिट्यूशन करे यानी जिस्म परोसी का धंधा करे तो अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। अब ये बात जब मोनू सुनता है तो कहता पागल हो यार, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी बेटियों के बारे में तुम ऐसी बात बोल रही हो। तो इस पर प्रीति ने कहा कि यार मैं रोज़ करने को थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं बात करूँगी, कस्टमर लेके आ जाऊँगी, महीने में 1 बार 2 बार भी इसने किया तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार 1 बार 2 बार का हमें मिल जाएगा। तुम्हारी गृहस्थी कितनी अच्छी हो जाएगी और इससे फिर हम बच्चों की परवरिश भी अच्छे से कर सकेंगे। अब मोनू इस बात पे नाराज़ हो गया। जब मोनू नाराज़ हुआ तो प्रीति ने भी धौंस दिखाना चालू किया कि भाई तुम नहीं करोगे तो मैं भी बना के नहीं खिलाऊंगी, बैठाओ इनको धंधे पे। अब ये बात मोनू को लग गई बुरी। मोनू ने सोचा यार कि ये औरत, अभी मैं जवान हूँ, उसके बाद भी मेरी बच्चियों को कोठे पे बैठाने की बात कर रही है, जिसमें पड़ोसी का धंधा सिखा रही है। अगर इसका बस चलेगा तो ये तो कहीं बेच ही देगी। अब ये बात कहीं ना कहीं जब मोनू को बुरी लगी तब मोनू ने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, इसको निपटा देते हैं। नाराज़गी मन में घर कर चुकी थी, कत्ल करने का पूरा प्रोग्राम बन चुका था, बस अमली जामा पहनाना था। तो फिर मोनू ने भी तैयारी शुरू की। सबसे पहले वो बस लेके आता है। आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि चलो आज तुमको कहीं घुमा दूँ। पत्नी को लेके ये निकलता है। निकलने के बाद चलते चलते एक सुनसान जगह पे पहुंचता है। बस रोकता है। जब देखता है कि आसपास कोई देख नहीं रहा तो फिर पत्नी से पूछता है कि तू मेरी बेटी को कोठे पे बैठाएगी? पत्नी कहती है कि हाँ। बस इसी बात पे वो नाराज़ होता है। नाराज़ होने के बाद गला घोट के कत्ल करता है। उसके बाद उसी बस में रात के अंधेरे में बाकायदा बॉडी के टुकड़े करना शुरू करता है, जो कि उसके दिमाग में एक ही प्लान था
कि अगर लाश की ही शिनाख्त ना हो तो फिर पुलिस वाले कातिल को क्यों ही ढूंढेंगे। और आमतौर पे ऐसा होता है कि भाई लाश की शिनाख्त नहीं है तो पुलिस वाले क्यों परेशान हो, उनको क्या गरज पड़ी है। तो ऐसे हाल में फिर पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं होगा। लिहाजा मोनू सोलंकी सबसे पहले लाश के टुकड़े करता है, हाथ अलग पाँव अलग। इतना करने के बाद लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पे फेंकता है, जैसे कहीं पे दोनों हाथ, फिर कहीं पे दोनों पैर, धड़ कम से कम 10 किलोमीटर आगे, सर कम से कम 20 किलोमीटर आगे। और इतना फेंकने के बाद चुपचाप शांति से चला आता है। इतना दिमाग था कि कहीं कोई टोल नाका न पड़ जाए, कहीं कोई कैमरे में न कैद हो जाए, कोई देख न ले। लिहाजा उसने बस की लाइट बंद कर रखी थी। बस में बहुत रेस नहीं दे रहा था कि आवाज़ ज़्यादा दूर तक न जाए, शांति से निकलता चला जा रहा था। लेकिन गलती से एक कैमरे में उसकी बस की तस्वीर कैद हुई। पुलिस वाले खोजते रहे और खोजने के बाद अब फिर ये पूरी कहानी निकल के सामने आई। अब आप सोच के देखिए, आपको मैंने पूरी कहानी सुना दी, लेकिन एक सवाल बहुत सिंपल सा पूछूंगा कि क्या प्रीति जैसी महिला जिंदा रहना डिजर्व करती थी? बहुत सिंपल सा सवाल है और इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तब पता चलेगा कि आपका विचार क्या है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। पुलिस ने एक अजीब मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। बाकी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।